कि व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, मतलब हम कैसा रिएक्शन देखेंगे सर, एसिड और एक बेस का आपस में रिएक्शन देखना हो हमें, तो ध्यान रखिएगा इस रिएक्शन को, पहली बात तो हम क्या बोलते हैं बेटा, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, और इस रिएक्शन के अंदर जो हमारा मेन जो प्रोडक्ट होता है वो सॉल्ट होता है अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। यानी कि ये वो रिएक्शन होती है, फर्स्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में बात भी करी थी कि सर सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, एसिड और बेस के आपस के रिएक्शन से क्या बन रहे होते हैं, सॉल्ट। आ गई बात समझ में। एक बहुत सिंपल सा एक रिएक्शन देखेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली सॉल्ट फॉर्मेशन कैसे हो रही है। ऑलवेज रिमेंबर, एसिड और बेस के रिएक्शन से जो सॉल्ट बनेगा वो हमेशा हमेशा कैसा बनेगा, आयनिक सॉल्ट। कैसा बनेगा, आयनिक सॉल्ट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि जब मेटल और एसिड का रिएक्शन होता है तब भी आयनिक सॉल्ट बनता है, और जब मेटल और बेस का रिएक्शन होता है, जैसे सोडियम जिंकेट बना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक के रिएक्शन में, तब वो एक कैसा कंपाउंड बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। याद रखिएगा, ठीक है, दिस कुड बी वन ऑफ द क्वेश्चन इन योर पेपर ऑल्सो। ओके, चलिए तो अब देखते हैं सर, एक एसिड उठा लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साथ में आपने बेस ले लिया है आपने NaOH, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक इसका एक और नाम होता है कॉमन नेम, कॉस्टिक सोडा। क्या है इसका नाम, कॉस्टिक सोडा। अब आइए देखिए, अब बहुत ध्यान से देखते हैं, इनके डिटेल में चलते हैं कि एक्चुअली एक एसिड के अंदर क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस होते हैं, और एक बेस के अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस कौन से होते हैं। देखो, अगर मैं HCl की बात करूं तो उसके अंदर प्रोटॉन होंगे यानी कि H+ आयंस, और साथ साथ में Cl- आयन होंगे। साथ साथ में क्या होंगे बेटा, Cl- आयन। ठीक है जी, आ गई बात समझ में, साथ साथ में Cl- आयन होंगे। ऐसे ही बेटा अगर मैं बेस की बात करता हूं तो उसमें Na+ और OH- आयन होंगे, Na+ और OH- आयन। तो यहाँ पर क्या होता है, आयंस एक्सचेंज हो रहे होते हैं। क्या हो रहे होते हैं, आयंस एक्सचेंज। देखो, अब इसका पॉजिटिवली चार्ज पार्ट इसके नेगेटिवली चार्ज पार्ट से मिल जाता है। याद रखिएगा, जब भी H+ आयन और OH- आयन साथ में कंबाइन करते हैं, दे ऑलवेज फॉर्म वाटर। तो यानी कि इस रिएक्शन का एक जो प्रोडक्ट है वाटर, वो कुछ इस तरीके से आया, राइट। एसिड का H+ पार्ट, बेस का OH- वाला पार्ट आपस में कंबाइन कर रहा है, वाटर बना रहा है। अब देखो क्या बचा, अब बचा यहाँ पर Cl-, ये बचा Na+। आपको पता है सबको, Cl- माइनस नेगेटिवली चार्ज कैरिंग आयन, इनको क्या बोलते हैं, एनायन, और Na+ पॉजिटिवली चार्ज कैरिंग आयन, इनको क्या बोलते हैं, कैटायन। जब एक कैटायन और एक एनायन कंबाइन करते हैं तो एक आयनिक कंपाउंड बनता है। कैसा कंपाउंड बनता है बेटा, आयनिक कंपाउंड। आ गई बात समझ में, सबको आ गई बात समझ में। हमने यहाँ पर क्या देखा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सॉल्ट फॉर्मेशन होती है, कुछ इस तरीके से सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वाटर आता है और यहाँ पर एक जो सॉल्ट होता है वो बन रहा होता है। आ गई बात समझ में। एक रिएक्शन और देखते हैं, एक दूसरा एसिड ले लेते हैं और कोई दूसरा बेस ले लेते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन तो बहुत कॉमन है, आप बचपन से देख भी रहे होंगे इस रिएक्शन को। मान लीजिए अब हम एक दूसरा एसिड जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड। कैसा ले रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने ले लिया सर H2SO4, ठीक है, और साथ में मान लीजिए मैंने ले लिया KOH। ठीक है, आ रही है बात समझ में, पक्का आ रही है बात समझ में, ओके। अब देखो जरा क्या बनेगा सर, आपको पता है सर, पहले तो सबसे पहले वाटर बन गया। क्या बन गया, वाटर। अब आप बस ये देखो कि इसके अंदर एसिड का एनायन वाला पार्ट कौन सा है, यहाँ पर एसिड का एनायन वाला पार्ट है SO4 2-। क्या है, SO4 2-। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम सल्फेट आयन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सल्फेट आयन। और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज यानी कि कैटायन वाला पार्ट कौन सा है, K+ यानी कि पोटेशियम आयन। तो ये वाले दोनों साथ में रिएक्ट करेंगे और बना देंगे पोटेशियम सल्फेट। क्या बना देंगे, पोटेशियम सल्फेट। आ गया बात समझ में। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट क्या होता है, सॉल्ट। इसी तरीके से सारे सॉल्ट बनते हैं, इसी तरीके से सारे सॉल्ट बनते हैं। आपस में जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो इसी तरीके से हमें सॉल्ट बनते हुए दिख रहे होते हैं। वेरी गुड, चलिए जी आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर ये जो सॉल्ट बन रहा है ना, इसका भी कोई ना कोई केमिकल नेचर होगा। ये सॉल्ट भी एसिडिक सॉल्ट हो सकता है, ये सॉल्ट भी बेसिक हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। इन द वेरी फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमारी किचन के अंदर जो बेकिंग सोडा यूज करती है मम्मी, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, वो होते सॉल्ट हैं, लेकिन अगर मैं उनके केमिकल नेचर की बात करूं तो उनका केमिकल नेचर कैसा होता है, बेसिक। कैसा नेचर होता है उनका केमिकल नेचर, बेसिक।
तो सर ऐसे कैसे, सॉल्ट है वो, बेस तो नहीं है। अगर वो बेस होते तो मैं उन्हें सॉल्ट नहीं कहता, बेस कहता। अब देखो KOH को मैं सॉल्ट नहीं कह सकता, क्या कहूंगा मैं, इट इज अ बेस, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला जो ये सॉल्ट है, लेकिन फिर भी इसका केमिकल नेचर हो सकता है कि ये हो सकता है ये एसिडिक हो सकता है ये बेसिक हो, और दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि ये न्यूट्रल हो। अब एक बात बताओ कि इसका केमिकल नेचर, एक सॉल्ट का केमिकल नेचर किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्ट का केमिकल नेचर डिपेंड करेगा कि वो कैसे एसिड और बेस से बना है, क्योंकि मेन उसके पेरेंट्स कौन है, एक एसिड और एक बेस। आ रही है ना बात समझ में? तो देखो डिपेंड करता है कि आपने एसिड जो लिया है वो कैसा है, आपने जो बेस लिया है वो कैसा है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड और साथ में स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट कराते हो तो बेटा वो मिलके कैसा वो सॉल्ट बनाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट। कैसा बनाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट। दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग है। ये सेम केस अगर आप दोनों वीक ले लो, अगर आप वीक एसिड ले लो along with वीक बेस, along with वीक बेस, तो इस केस में भी जो हमारा जो सॉल्ट आता है वो कैसा आता है बेटा, न्यूट्रल आता है। कैसा आता है बेटा, न्यूट्रल आता है। आई बात समझ में? पक्का आ गई बात समझ में? यानी कि जब भी आपके दोनों एसिड और बेस, आपके दोनों एसिड और बेस अगर दोनों की सेम स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ इन द सेंस अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो भी न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, दोनों ही वीक है तो भी न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। अब अगर इस केस में थर्ड केस अगर हम कंसीडर करते हैं, इसके अंदर अब हमने ले लिया एक स्ट्रॉन्ग एसिड और साथ में हम रिएक्ट करा रहे हैं विद अ वीक बेस। अब हम इसे रिएक्ट करा रहे हैं विद अ वीक बेस, तो देखो जो स्ट्रॉन्ग है उसका जो करेक्टरिस्टिक है वो डोमिनेट होगा। तो अब यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। कैसा सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, अब इसका उल्टा करते हैं बेटा, हम ले लेते हैं एक वीक एसिड और साथ में ले लेते हैं बेटा एक हम स्ट्रॉन्ग बेस। अब इस केस के अंदर जो हमारा जो सॉल्ट आता है वो आता है बेसिक सॉल्ट। आ गई बात समझ में? कैसा आता है बेटा, बेसिक सॉल्ट। जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको कुछ नाम बताए हुए हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl, H2SO4 और HNO3, ठीक है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वीक एसिड की अगर मैं बात करूं तो कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है, या फिर एसिटिक एसिड CH3COH, वो वीक एसिड है। इन 6 के अलावा आपको किसी और पे जाने की जरूरत नहीं है, 7th एसिड पे जाने की जरूरत नहीं। अगर मैं बेस की बात करता हूं तो सर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये 4 आपके स्ट्रॉन्ग है। कौन कौन से कहे बेटा मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये 4 आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं। इनके अलावा आपके वीक बेस बाकी सारे होते हैं, जैसे कि जिंक हाइड्रोक्साइड होगा वो भी आपका वीक बेस होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा वो भी आपका वीक बेस होगा, और इसके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो वो भी कैसा होगा बेटा, वीक बेस। कैसा होगा बेटा, वीक बेस। ठीक है जी, आ गई बात समझ में? ओके सर। अब देखो आगे अगर हम चलते हैं ना तो एनसीईआरटी अगर आप चेक करते हैं तो सॉल्ट से पहले के एक पार्ट में रिएक्शन दे रहे, एक एक्टिविटी है। मैं आपको एक्टिविटी का नाम बताता हूँ बेटा, तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप उस एक्टिविटी को देखना। उस एक्टिविटी के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स का नाम बता रखा है। एक्टिविटी है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में 2.13, एक्टिविटी 2.13 और एक्टिविटी 2.14। इस एक्टिविटी के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स का नाम दे रखा है। तो आप अपने आप अभी वीडियो को पॉज करो, उन दोनों एक्टिविटीज को देखो, उन सारे सॉल्ट्स को चेक करो कि कौन सा एसिडिक सॉल्ट है, कौन सा बेसिक सॉल्ट है और कौन सा न्यूट्रल सॉल्ट है। कैसे पता चलेगा बेटा कि कोई सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? आपको ये उसको देखकर आइडेंटिफाई करना होगा कि जो भी हमारा जो सॉल्ट बन रहा है, जो भी जो हमारा सॉल्ट बन रहा है उसका एसिड कौन सा है जिससे वो बन रहा है और उसका बेस कौन सा है जिससे वो बन रहा है। अगर आप वो आइडेंटिफाई कर पाओगे तो आप इजीली देख पाओगे कि भाई यहाँ पर हमारा जो सॉल्ट है उसका केमिकल नेचर कैसा है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक दो एग्जांपल लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप सभी देख लीजिए एक्टिविटी 2.13 और एक्टिविटी 2.14। ओके भाई, एनसीईआरटी की जो एक्टिविटीज होती हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दिस इज फॉर क्लास 10th एंड 12th, दोनों क्लासेस के लिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ क्योंकि दोनों ही बोर्ड क्लासेस होती हैं, तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको दे दिया, चलिए एक वही ले लेते हैं जो मेरा भी दिमाग में था, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसका कौन सा पार्ट एसिड से है, कौन सा पार्ट बेस से है? ऑल्दो अभी जो हमने सारी बातें करी
उससे पता चल जाना चाहिए था, पर नहीं भी याद है तो याद रखो। आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कैटाइनिक पार्ट कौन सा और एनाइनिक। कैटाइनिक वो पार्ट है जो पॉजिटिवली चार्ज आयन वाला हो, एनाइनिक वो पार्ट है जो नेगेटिवली चार्ज आयन वाला हो। तो नेगेटिवली चार्ज पार्ट जो होता है वो हमेशा एसिड से आता है, क्योंकि एसिड में एक पार्ट तो H प्लस होता है और दूसरा पार्ट जो बचा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। और जो कैटाइनिक पार्ट होता है पॉजिटिवली चार्ज वाला, जो ये एनाइनिक पार्ट है, कैटाइनिक एनाइनिक एनायन वर्ड होता है ना, ANION, एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज कैरिंग पार्टिकल, तो उससे वर्ड आता है एनाइनिक। और पॉजिटिवली चार्ज कैरिंग पार्टिकल से वर्ड आता है कैटाइनिक। तो कैटाइनिक जो पार्टिकल होता है वो आता है हमारे बेस से। क्यों? बेस के पास एक पार्ट तो अपना OH माइनस होता है, तो एक हो गया OH माइनस, नेगेटिव वाला तो OH माइनस ही हो गया, तो दूसरा जो बचे होगा वो पॉजिटिव होगा। अब आपको पता चल गया कि NH4Cl इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल नेम क्या है बेटा इसका, अमोनियम क्लोराइड। नाम सीखो बेटा, बड़े हो रहे हो, आगे 11th में आ जाओगे 4 महीने में। चलिए, तो NH4 प्लस बेस से आ रहा है, Cl माइनस किससे आ रहा है, एसिड से आ रहा है। अब आप आइडेंटिफाई अब इतना तो कर ही सकते हो ना, आप कौन सा बेस हो गया NH4OH, और ये कौन सा हो गया HCl। अभी बेटा वीडियो में 1 मिनट पहले मैंने आपको बताया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस, वीक बेस। कैसा बेस, वीक बेस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब बताओ वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में अगर रिएक्ट करते हैं तो कैसे नेचर का बनता है, एसिडिक नेचर का बनता है। यानी कि अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक इन नेचर, अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक सॉल्ट है। आ गई बात समझ में, पक्का आ गई बात समझ में, ठीक है। चलो एक और उठा लेते हैं। अब हमने एक उठा लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप देखिएगा प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, या फिर हम इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो आयन होता है ना HCO3 माइनस, इसे बाइकार्बोनेट आयन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में। देखो जी, अब आपने इसको आइडेंटिफाई करा, सेग्रीगेट करा एज Na+ और HCO3 माइनस। ठीक है, अब आपको पता है पॉजिटिव वाला पार्ट किससे आ रहा होता है, किससे आ रहा होता है, बेस से, सोडियम हाइड्रोक्साइड। caustic soda is another name for this compound and this comes from H2CO3 कार्बोनिक एसिड। क्या है ये, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब देखो लाला, अब ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। कैसा बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, आई बात समझ में। ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। और ये कैसा एसिड होता है, अभी बताया मैंने आपको, वीक एसिड। और बेटा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनने वाले जो सॉल्ट होते हैं वो बेसिक सॉल्ट होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक सॉल्ट। आ रही है बात समझ में। अभी थोड़ी देर ही पहले मैं आपको नाम दे रहा था बेकिंग सोडा का, बोल रहा था ना बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। सर यही बेकिंग सोडा होता है, यही होता है बेकिंग सोडा। आ रही है बात समझ में, पक्का आ रही है बात समझ में, ठीक है ना सर। तो ये बेसिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट। आ गई बात, पक्का। हाँ, तो देखो अब आपको एक आगे का यूज बताता हूँ। केमिस्ट्री का रियल लाइफ एप्लीकेशन होता है, एनसीईआरटी का पार्ट भी है ये, तो सुन भी लो। मान लीजिए कभी आपको कोई मधुमक्खी या फिर ततैया या कोई चींटी काट लेती है, तो जब ये स्टंग कर रहे होते हैं, मतलब हमें जब काट रहे होते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा जलन, पेन, स्वेलिंग हो जाती है। ऐसा होता है ना, पता है क्यों होता है, क्योंकि इनके स्टिंग के अंदर ना एसिड होता है। मैंने बताया भी था आपको कि एंट के अंदर जो चींटी होती है उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम है, केमिकल नेम होता है उसका मिथेनोइक एसिड। क्या होता है, मिथेनोइक एसिड। ठीक है जी, आ रही है बात समझ में। तो ऐसे ही बेटा बी स्टिंग के अंदर, यानी कि मधुमक्खी के अंदर, ततैया के अंदर, इनके अंदर भी एसिड होता है। जब हमें काटते हैं तो उसी एसिड की वजह से हमें इतना जलन होती है, इतने दर्द होता है, वो पूरा रेड हो जाता है, स्वेलिंग होती है, यानी कि हम कह सकते हैं इन्फ्लेमेशन होता है। क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, तो मेटल रगड़ते हैं, है ना। आपने सुना होगा चाबी रगड़ने लग जाती है मम्मियां, या मेटल रगड़ रहे होते हैं। या फिर अगर आप मेटल नहीं रगड़ना भी चाहते हो, क्योंकि हो सकता है मेटल के ऊपर कुछ और जर्म्स हो, कुछ भी हो, तो आप अपने किचन से बेकिंग सोडा लो और बेकिंग सोडा रब कर लो। क्यों लोगे बेकिंग सोडा, आपको पता है बेकिंग सोडा का नेचर कैसा है, बेसिक। तो उस एनिमल के स्टंग करने की वजह से जो आपके अंदर एसिड आया, अब वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। आ रही है बात समझ में, न्यूट्रलाइज। और मेटल क्यों रब करते हैं, क्योंकि मेटल का जो अपना जो ओरिजिनल नेचर होता है ना, वो कैसा होता है, बेसिक होता है। अभी मैं आपको प्रूफ भी करूंगा, अभी आपको प्रूफ भी करूंगा। तो मेटल का अपना खुद का नेचर भी कैसा होता है बेटा, बेसिक होता है। किसी भी बेसिक चीज को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वर्ड आ रहा है ना, न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज का मतलब ये कि उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। आ गई बात समझ में, बोलिए बेटा, सबको आ गई बात समझ में, बोल दो। ओके सर, अब आगे बात करते हैं। अब हमने यहाँ पर 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, राइट। अब हम आगे बात करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड। अब जरा इस चीज पर आने पे
ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे क्योंकि चैप्टर 3 के अंदर ये सेम चीज दोबारा रिपीट होगी। ठीक है, आ जाओ सर। तो रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स। अब देखते हैं सर ये क्या बता रहे हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड। देखिए सर, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर है। मेटल ऑक्साइड्स कैसे हैं सर? बेसिक इन। ठीक है सर, कैसे पता चला सर? जो बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, अगर आप उनको वाटर में डालोगे तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बना देंगे। क्या बना देंगे? मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे अगर मैं सोडियम ऑक्साइड की बात करूं या सोडियम की बात करूं ना, सिंपल, अगर सोडियम सिर्फ इतना स्ट्रॉन्ग मेटल है सोडियम, या चलो कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। चैप्टर 3 में आप देखोगे ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हमें इन्हें कैरोसिन के अंदर डिप करके रखना पड़ता है। मान लीजिए मैंने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CaO। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसको वाटर के साथ ऐड करता हूं तो ये क्या बनाएगा? ये बना देगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। मतलब आपने क्या लिया था? एक मेटल ऑक्साइड लिया था। बोलो, आपने क्या लिया था? एक मेटल ऑक्साइड लिया था, उसका पानी के साथ रिएक्शन करा, उसने क्या बना के दे दिया? एक बेस। तो इसी से पता चला था, ऐसी ही रिएक्शन से पता चला था, क्या पता चला था कि मेटल ऑक्साइड्स कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक इन नेचर। अब इनसे उल्टा, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स कैसे नेचर के होंगे? एसिडिक, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है। आ रही है बात समझ में? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर इज अ नॉन मेटल, सल्फर इज अ नॉन मेटल, उसका नेचर भी कैसा होगा बेटा? एसिडिक इन नेचर। आ रही है बात समझ में? पक्का? ओके। अब आपको ये तो पता चल गया सर कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो कैसे हैं? बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स हैं तो वो कैसे हैं? बेसिक इन नेचर है। अब अगर कोई भी चीज बेसिक है तो वो एसिड के साथ किस तरीके का रिएक्शन शो करेंगे बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना? क्योंकि आप चाहे बेस रिएक्ट कराओ या कोई बेसिक चीज रिएक्ट कराओ तो वो किस तरीके का रिएक्शन शो करेंगे? न्यूट्रलाइजेशन। तो यानी कि हम बोल सकते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है जी, आ गई बात सबको समझ में कि मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन किस तरीके से हो रहा था, क्या हो रहा था, क्या नहीं। डन एवरीवन? ठीक है, अब इसी का अपोजिट अभी मैंने आपको बता दिया पहले कि जो भी मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक है, इसलिए वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? एसिड के साथ। तो नॉन मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेंगे? बेस के साथ, है ना? नॉन मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेंगे? बेस के साथ। रीजन क्या है राघव सर? रीजन है कि नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या है? एसिडिक नेचर है। कैसा नेचर है? एसिडिक नेचर है। तो यानी कि अगर मैं रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटल ऑक्साइड लिखूं तो भाई वो कैसा रहेगा? बोलिए, नॉन मेटल ऑक्साइड्स प्लस बेस, अगेन सेम रिएक्शन देखने को मिलेगा, सॉल्ट फॉर्मेशन अलोंग विद वाटर। आ गई बात समझ में? बोलिए बेटा डन। चलिए सर, बहुत बढ़िया। काफी कॉमन रिएक्शन थी ये वाली, तो दोनों काफी कॉमन रिएक्शंस हैं। अब आप समझ में गए होंगे कि, और ये याद रखिए क्योंकि ये वाला पार्ट पूरा का पूरा आप किसके अंदर दोबारा देखोगे? चैप्टर नंबर 3 के अंदर देखोगे, तो चीजें रिपीट होने वाली हैं। अगर उन्हें चैप्टर 2 में अच्छे से कवर कर लोगे तो आपको आगे काफी हेल्प हो जाएंगी। ठीक है बेटा, डन एवरीवन? चलिए, तो अभी तो हमने ये दोनों रिएक्शन देखी। हमने इन दोनों रिएक्शंस के अंदर देखा, क्या देखा? कि अगर मेटल ऑक्साइड है तो वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेटल ऑक्साइड का केमिकल नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक होता है। तो वो न्यूट्रलाइजेशन, काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो कर रहे होते हैं विद एसिड। एंड जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है वो कैसे हैं बेटा? एसिडिक इन नेचर है। इसकी वजह से वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं? बेस के साथ रिएक्ट करके वो एक तरीके का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं। और वो क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट। अब आगे हम बात कर रहे हैं बेटा, अभी तक हमने क्या देखा? अपने अभी तक जो भी हमने पढ़ाई करी उसके अंदर हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, सारी रिएक्शंस पढ़ी। रिएक्शन के साथ साथ हमने दो गैस की टेस्टिंग भी पढ़ी थी, हाइड्रोजन गैस की भी पढ़ी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पढ़ी, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। अब बात आती है, ऑल्दो अब जो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ ये मैं फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ, दैट व्हाट ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। मतलब सारे एसिड्स के पास क्या एक कॉमन चीज है और सारे बेसिस के पास क्या एक कॉमन चीज है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की हेडिंग है व्हाट डू all acids and all bases have in
कॉमन। ठीक है, मतलब कि सारे एसिड्स और सारे बेसिस के अंदर क्या कॉमन है। अब ये चीज ना मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वैसे तो, ठीक है, कि जितने भी एसिड्स होते हैं, जितने भी एसिड्स होते हैं सबके पास क्या होता है, H प्लस आयन्स होते हैं, और जितने भी बेसिस होते हैं इनके पास क्या होता है, OH माइनस आयन्स होते हैं। तो ये चीज आप याद रखो, अब ये चीज आप याद रखो। लेकिन अब हमें यहाँ पर आने वाली दो एक्टिविटीज करनी है जो एनसीईआरटी के अंदर है और बेहद इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्टिविटी 2.8 और फिर उसके बाद हम करेंगे एक्टिविटी 2.9। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एक्टिविटी 2.8। अब देखो एक्टिविटी 2.8 किस चीज से रिलेटेड है, उसके अंदर एक सेटअप दे रखा है। ठीक है, उसके अंदर एक सेटअप दे रखा है, अगर आप देखोगे एनसीईआरटी का फिगर 2.3 है, एनसीईआरटी का जो फिगर है वो 2.3 है। अब इस फिगर के अंदर आप देखो ध्यान से जरा, ठीक है, इस फिगर के अंदर क्या है, एक ऐसा सेटअप है कि एक बीकर ले रखा है, बीकर के अंदर रबर कॉक लगा रखी है और उसके साथ दो नेल्स को अटैच कर रखा है, कीलो को अटैच कर रखा है, दोनों नेल से वायर जा रही है, जो राइट वाली वायर है वो सीधा स्विच से बल्ब को कनेक्ट कर रही है, लेफ्ट वाली एक छोटी सी बैटरी के साथ कनेक्ट कर रही है। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों नेल्स डायरेक्टली आपस को टच नहीं कर रही, राइट, दोनों नेल्स आपस में डायरेक्टली टच नहीं कर रही। फिगर 2.3 तो खाली एक ही बीकर है, ऐसे चार अलग अलग बीकर लिए और चारों अलग अलग में अलग अलग सॉल्यूशन। एक के अंदर सॉल्यूशन है अल्कोहल का, अब कुछ बच्चों के चेहरे पे चमक आ गई होगी, कुछ बच और दूसरे बीकर में जो सॉल्यूशन है वो ग्लूकोज का है। तीसरे बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरे बीकर के अंदर, चौथे बीकर के अंदर, लास्ट के अंदर जो सॉल्यूशन है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3CH2OH, ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6, आपने पढ़ा भी होगा चैप्टर नंबर 6 के अंदर, राइट। ओके, अब हमने क्या करा है, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कौन से वाले सेटअप के अंदर बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा। देखो बल्ब तभी ग्लो करेगा जब ये सर्किट कंप्लीट हो। अभी सर्किट कंप्लीट नहीं है क्योंकि जो दोनों नेल्स हैं वो दोनों एक दूसरे को डायरेक्ट टच नहीं कर रहे हैं, तो मतलब बीच का जो मीडियम है, बीच का जो सॉल्यूशन है, अगर वो सॉल्यूशन कंडक्टिंग इन नेचर होगा, कंडक्टिंग का क्या मतलब है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को या फिर वो करंट को पास होने देगा, तो ये जो सॉल्यूशन है ये कंडक्टिंग इन नेचर का है, तो करंट इजीली एक नेल से दूसरी नेल पे चला जाएगा और हमारा जो सर्किट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट होने से जो बल्ब होगा वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो हमने इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए देखा कि बल्ब ग्लो कर रहा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड वाले सॉल्यूशन में, और अल्कोहल और ग्लूकोज के केस में नहीं कर रहा था। बच्चे कहेंगे सर अल्कोहल में तो करना चाहिए सर, वो तो बड़े बड़ों की बत्ती जला देता है। अरे नहीं यार, यहाँ नहीं कर रहा था वो, ठीक है, यहाँ वो नहीं कर रहा था। तो अब इसका रीजन देखना था। देखिए मैं आपको पहले भी बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर, अब दोबारा बता रहा हूँ बेटा, एसिड्स ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, एसिड्स ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है, पानी में डालने से। तो बेटा अगर आप कभी भी किसी भी एसिड को वाटर ऐड करते हो यानी कि उसे डाइल्यूट करते हो, तो वो H प्लस आयंस रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, H प्लस आयंस, राइट। अब हुआ क्या, अब जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड का या सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन लिया होगा तो इन एसिड ने H प्लस आयन रिलीज करे होंगे, तो यानी कि वहां पर फ्री आयंस हैं। क्या है, फ्री आयंस हैं। वही फ्री आयंस उस पूरे सॉल्यूशन कंडक्टिंग बना देते हैं। सॉल्यूशन कंडक्टिंग तभी होगा जब उसके अंदर कोई फ्री आयंस होंगे। जैसे अगर उसके अंदर कोई भी फ्री आयंस अवेलेबल है वो कंडक्टिंग सॉल्यूशन हो जाएगा। अब बच्चे कहते हैं कि सर देखो इनके फॉर्मूले में भी तो इतने सारे हाइड्रोजन है, भाई इसके फॉर्मूले में भी 6 हाइड्रोजन है, इसमें तो 12 हाइड्रोजन एटम्स है सर, तो ये कंडक्टिंग क्यों नहीं है। क्योंकि बेटा सिर्फ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना मॉलिक्यूल में इज नॉट इनफ, उनका नेचर ऐसा होना चाहिए कि वो H प्लस आयन रिलीज करें, क्योंकि कोई आयन चाहिए होता है, कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल चाहिए होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। ये कोई किसी भी तरीके का कोई भी आयन रिलीज नहीं कर रहे होते हैं, और जब ये आयन रिलीज नहीं करते हैं तो कोई भी चार्ज पार्टिकल वहां पर नहीं है, तो करंट कंडक्ट नहीं हो पाएगा। वो जो सॉल्यूशन है वो एक तरीके से इंसुलेटिंग सॉल्यूशन हो जाएगा और वहां पे जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। अब बच्चे कहते हैं सर आप झूठ कह रहे हो, पानी में से तो करंट फ्लो हो जाता है, पानी तो सर हमने देखा है करंट वरंट लगता है। अरे भाई जो वो हम जो नॉर्मल जो टैप वाटर होता है ना उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे डिजोल्व्ड मिनरल्स और सॉल्ट्स होते हैं, और ये जो मिनरल्स और सॉल्ट्स होते हैं सब आयनिक फॉर्म में होते हैं। हम जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कभी भी टैप वाटर से एक्सपेरिमेंट नहीं करते। अगर आप टैप वाटर लोगे, मतलब जो नॉर्मली हमारे घर में आता है, और उसका अल्कोहल का सोल्यूशन बनाओगे या ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाओगे, तो वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, लेकिन वो अल्कोहल या फिर ग्लूकोज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा होगा, वो उस पानी के अंदर ऑलरेडी जो डिजोल्व सॉल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, उनकी वजह से करेगा। हम जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो कैसा वाटर लेंगे, डिस्टिल्ड वाटर।
कैसे लेंगे? डिस्टिल्ड वाटर, जिसके अंदर कोई भी आयंस कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता, इट इज प्योर वाटर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है डिस्टिल्ड वाटर। आ रही है बात समझ में? ठीक है, जो आपके घर में अगर इन्वर्टर है तो इन्वर्टर के साथ जो बैटरी होती है उसमें एक पानी डाला जाता है, ठीक है, वो उसके अंदर सेल्स को हाइड्रेटेड रखता है, वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? कभी भी अपने घर का वो टंकी वाला पानी मत डालना, बैटरी सूख जाएगी, कंडक्ट करने लग जाएंगे आपस में सेल्स। ओके सर, तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि इस एक्टिविटी में हमने देखा कि जो सॉल्यूशन था, मतलब जो हमने जिस बीकर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था और सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, उन दोनों के अंदर ही बल्ब ग्लो हो रहा था। और बल्ब ग्लो क्यों हो रहा था? क्योंकि एसिड सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि पानी के अंदर H प्लस आयन रिलीज करते हैं। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं that all acids have H plus ions in them. All acids have H plus ions in them. आ रही है बात समझ में? हमें क्या पता चला तो कि सभी एसिड्स के अंदर क्या है बेटा? H plus ion। क्या है? H plus ion। ठीक है जी, डन। आ गई बात समझ में? पक्का आ गई बात समझ में? हाँ सर, कि सारे एसिड्स के पास क्या है? H plus ion। ठीक है ना, डन, ओके, गुड, वेरी गुड। चलिए सर, अब यहाँ पर देखिए जो हेडिंग है 2.21, जो एक्टिविटी 2.9 से पहले वाली एक्टिविटी है, वो यही कह रहा है दैट व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर सॉल्यूशन। तो ये बात तो हम फर्स्ट वीडियो में भी कर चुके हैं, अब इस वीडियो में भी कर रहे हैं कि जो भी डाइल्यूशन अगर होगा, मतलब वाटर, मतलब अगर आप उसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हो, एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हो उसका, तो जो एसिड्स हैं वो H प्लस आयन रिलीज करेंगे और जो बेसिस हैं वो OH माइनस आयन रिलीज करेंगे। अब यहाँ पर एनसीईआरटी की एक बहुत इंटरेस्टिंग एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.9। बहुत बढ़िया एक्टिविटी है भाई, बहुत बढ़िया एक्टिविटी है एक्टिविटी 2.9। और मैं सभी बच्चों को बोलूंगा कि आप इस चैप्टर की जिन एक्टिविटीज का मैं बार बार नाम ले रहा हूं, चाहे वो एक्टिविटी 2.3, 2.13, 2.14 है, एक्टिविटी 2.8, 2.9 है, आप इन एक्टिविटीज को जरूर देख के जाना बार बार, मैं कह रहा हूं, क्योंकि यू विल फाइंड क्वेश्चंस ऑन एक्टिविटीज इन योर बोर्ड एग्जाम। तो उस वक्त कॉन्फिडेंस तभी बिल्डअप हो पाएगा बेटा जब आप घर से अपनी एक्टिविटीज को एक बार, एटलीस्ट एक बार वीडियो देखते हुए, रिवाइज करते हुए एक बार जरूर नजर डाल के जाना। उसके वर्ड्स आपको डायरेक्ट वहां मिल रहे होंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, एक्टिविटी के अंदर से वो डायग्राम बना के दे देंगे, तो भी आपको डायग्राम देख के चमकना चाहिए कि यार ये तो वो वाली एक्टिविटी है या ये वाली एक्टिविटी। ओके, अब देखो इस एक्टिविटी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं, इसका रिएक्शन करा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब पता है इस रिएक्शन में क्या होता है, एक तो सॉल्ट बनता है सोडियम सल्फेट, और साथ साथ में ना HCl गैस भी रिलीज हो रही होती है। क्या रिलीज हो रही होती है सर? HCl गैस। अब आपको सबको पता है HCl क्या है बेटा? HCl अपने आप में एक एसिड है, लेकिन HCl के ना फ्यूम्स रिलीज होते हैं, मतलब गैशियस फॉर्म में ये रिलीज हो रहा होता है। कैसे रिलीज हो रहा होता है? गैशियस फॉर्म। अब हमें पता है HCl गैस रिलीज हो रही है। अब अगर हमें कंफर्म करना हो कि HCl गैस से रिलीज हो रही है, तो हमने क्या करा है, ब्लू लिटमस पेपर लिया है। क्या लेके आए? ब्लू लिटमस पेपर। अब हमने फर्स्ट वीडियो में देखा है, जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके पहले फर्स्ट वीडियो देखो और फिर ये वाला कंटेंट देखना बेटा। कि फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि लिटमस अपने आप में एक इंडिकेटर है, वो एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू टू रेड कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे हम ब्लू लिटमस लेके आएंगे उन पासिंग फ्यूम्स के थ्रू, पासिंग फ्यूम्स मतलब जो फ्यूम्स रिलीज हो रही होंगी ना, आप देखिएगा डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में एक्टिविटी 2.9 के राइट में, कि जो फ्यूम्स रिलीज हो रही हैं उनके ऊपर एक बच्चा ऐसे हाथ ब्लू लिटमस लेके आया और अनएक्सपेक्टेड काम हो गया, कोई चेंज क्यों नहीं हुआ? बच्चा कह रहा है सर मतलब HCl रिलीज नहीं हो रही। आपको नहीं पता? अरे हो रही है, हो रही है। अभी जो हमने लिटमस पेपर लिया है वो ड्राई लिटमस पेपर है, और ये जो फ्यूम्स हैं, जो गैस है, वो भी HCl की है। किसकी है? HCl की है। यहाँ पर पानी की कोई प्रेजेंस नहीं है ना। आप मेरे कहने से क्या करो, आप एक दो पानी की ड्रॉपलेट्स डाल दो उस लिटमस पेपर पे, मतलब अब वो आप ड्राई लिटमस पेपर को कर दो थोड़ा सा मॉइस्ट, थोड़ा सा गीला। जैसे ही आप उसे गीला करोगे यू विल ऑब्जर्व द चेंज, अब वो ब्लू से रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अब वो डिटेक्ट कर रहा है कि ये जो फ्यूम्स पास हो रही है, जो गैस पास हो रही है, वो किसी एसिड की है। एक्चुअली में होता क्या है, ब्लू लिटमस रेड में कब कन्वर्ट होता है? जब H प्लस आयंस हो। वो एसिडिक है, वो उसे कैसे पता चलता है? H प्लस आयन की प्रेजेंस में पता चलता है। लेकिन अभी तो आपकी जो गैस थी वो भी ड्राई गैस थी, वो ओरिजिनल HCl फ्यूम्स थे, उसमें भी वाटर का कोई प्रेजेंस नहीं था। आप जो लिटमस पेपर लाए वो भी ड्राई लिटमस पेपर था, वहां भी कोई पानी नहीं था। जब पानी होगा ही नहीं तो H प्लस आयन रिलीज ही नहीं होंगे, जब पानी होगा ही नहीं तो H प्लस आयन रिलीज ही नहीं होंगे। आपने जैसे ही अपने लिटमस पेपर के ऊपर 2-3 ड्रॉपलेट्स वाटर की ऐड करी, आपका वो जो लिटमस पेपर था अब वो डिटेक्ट करता है H प्लस आयन, क्योंकि अब फ्यूम्स के अंदर से H प्लस आयन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा HCl के अंदर से।
अब वो लिटमस पेपर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये एक्टिविटी 2.9 प्रूव करती है दैट एसिड रिलीजेस H+ आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा भी था कि H+ आयंस का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होता, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होता, इसलिए वो वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। राइट, याद है आपको ये वाली रिएक्शन H+ प्लस H2O और ये मिलके क्या बना रहे होते हैं? हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है जी, आ रही है बात समझ में? हाइड्रोनियम आयन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सबको याद है बेटा? राइट, चलिए जी, तो ये चीज याद रखना। और बेस के लिए, फिर बेस के लिए कोई एनसीईआरटी में एक्टिविटी नहीं है ना, हमें करने की जरूरत है। बस याद रखना है कि एसिड्स वाटर के अंदर H+ आयन रिलीज करते हैं और बेसिस OH- आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, डन एवरीवन? चलिए, वेरी गुड। अब यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक आता है एल्कलीज का। ठीक है, देखो वैसे अगर हम बहुत जर्नल लैंग्वेज में बात करें, बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं हो रहे हैं, सिर्फ जर्नल सी बात कर रहे हैं, तो जो एल्कलीज होते हैं ना बेटा, एल्कलीज आर दोज बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है ना? अच्छा, ये तो स्पेसिफिक हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने, अगर हम सिर्फ जनरल बात करें तो एल्कलीज और बेसिस दोनों सेम बात है। अगर कहीं पे लिखा है अल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब बेसिक सॉल्यूशन, कोई कह रहा है कि ये अल्कली है तो मतलब वो बेसिक है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो एक डिफरेंशिएटिंग लाइन है बिटवीन अ सिंपल बेस एंड एल्कलीज। एल्कलीज आर वाटर डिसॉल्वेबल, वाटर सॉल्युबल बेसिस, मतलब ऐसे बेसिस जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एल्कलीज। आ रही है बात समझ में? तो एक स्टेटमेंट हो सकती है ना सर्टेन रीजन के अंदर, that all bases are not alkalis but all alkalis are bases। क्योंकि alkalis क्या है? alkalis वो bases हैं जो water soluble हो, जो water में easily dissolve हो जाते हो। राइट, आ गई बात समझ में? बोलिए बेटा, आ गई बात समझ में? ओके, डन। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। चलो जी, तो अब यहाँ पर हमने ये चीज सारी देख ली। ठीक है, अभी जो हमारी मेन हेडिंग चल रही है वो क्या चल रही है बेटा? व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर। तो चलो पहले हेडिंग बदलते हैं और उसके बाद फिर बात करते हैं। एक्टिविटी 2.8 के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। एक्टिविटी 2.9 को जरा हमें देख लिया था, वो भी हमने देख लिया, HCl फ्यूम्स वाला जो केस था। अब आगे एक डाइल्यूशन का पूरा प्रोसेस आता है, तो पहले हेडिंग डालते हैं फिर देखते हैं। चलिए, तो ये हेडिंग है व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर ना डाइल्यूशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं कि डाइल्यूशन का प्रोसेस क्या होता है। डाइल्यूशन का प्रोसेस होता है बेटा, मतलब कि किसी भी एसिड या वाटर के किसी भी एसिड या बेस के अंदर वाटर ऐड कर, किसी भी एसिड या बेस के अंदर वाटर ऐड कर। ठीक है, अब ये जो डाइल्यूशन का प्रोसेस होता है बेटा, ये एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है बेटा? हाईली एक्सोथर्मिक, मतलब एक्सो मतलब एग्जिट, थर्मिक मतलब हीट, मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बाहर आ सकती है। तो इस प्रोसेस को हम ऐसी मजे में नहीं कर सकते हैं, इस प्रोसेस को हम ऐसी मजे में नहीं कर सकते हैं, ध्यान देना पड़ता है स्पेशली एसिड्स के केस में, क्योंकि एसिड्स का केस इतना ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक हो सकता है, इवन जो एसिड है वो स्प्लैश आउट होकर बाहर भी आ सकता है, एसिड जो है वो स्प्लैश आउट होकर बाहर भी आ सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? जिसकी वजह से सर स्किन बर्न वगैरह भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ खतरनाक काम भी हो सकता है। अब जैसे मैं आपको आपकी किचन का एग्जांपल देता हूँ, आप सभी बच्चों ने देखा होगा एग्जांपल, सभी बच्चों ने देखा होगा, स्पेशली अगर कुछ बच्चे मैक्रोनी या मैगी जैसी चीज बनाते हैं और अगर वो सब्जी वाली बना रहे होते हैं तो उसके अंदर तो जरूर होता है, हम पहले क्या करते हैं? वेजिटेबल को सॉटे कर लेते हैं, और जब भी हम सॉटे करते हैं तो थोड़ा ऑयल में कर रहे होते हैं, है ना? अब सॉटे को हिंदी में कहते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है ना, ऑयल के अंदर कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम मैगी ऐड करते हैं, तो मैगी के अंदर क्योंकि वो ऑलरेडी बॉइल्ड होती है तो उसके साथ साथ थोड़ा पानी भी जाता है बेटा, तो एकदम से वो जो तेल होता है वो उछलने लगता है, एकदम से जो वो तेल होता है वो उछलने लगता है, होता है ना? ऐसा होता है ना? होता है ना? हाँ, जो मैक्रोनी बनाते हैं उसमें भी हम ये सेम प्रोसेस करते हैं, ऑयल को गर्म करते हैं, फिर वेजिटेबल सॉटे करते हैं, स्पाइसेस ऐड करते हैं, बॉइल्ड मैक्रोनी डालते हैं, फिर मैक्रोनी बॉइल्ड वाली अगर आप डाल रहे हो तो उसके अंदर पानी है, फिर वो उछलने लगता है। ऐसा ही कुछ एसिड और बेस का, एसिड और वाटर का भी रिलेशन, मतलब जैसा एक हॉट ऑयल और वाटर का रिलेशन है ना, इसलिए मम्मी हमेशा कहती है दूर से डाल, दूर से, दूर से डाल, दूर से। यहाँ तो कहेंगे कि डालो ही मत, यहाँ कहेंगे डालो ही मत। इसका क्या मतलब है? अब यहाँ पे हॉट ऑयल की बजाय हम एसिड को कंसीडर कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनिएगा सर, अगर आप एसिड के अंदर अगर वाटर डालोगे
तो सर ये एक एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट हो जाएगा और ऐसा हो सकता है आपकी जिंदगी का आखिरी एक्सपेरिमेंट भी हो जाए। तो मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा हो, तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए कि सर अगर आप गलती से भी एसिड के अंदर वाटर डालोगे, इतना ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, इतनी सारी हीट बाहर आएगी, एसिड स्प्लैश आउट कर सकता है कि सर आप जल भी सकते हो। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात? क्यों होगा क्या, एसिड को जैसे ही थोड़ा सा भी पानी मिलेगा ना, फटाफट फटाफट वो H प्लस आयन बनाना शुरू कर देंगे, और ये जो H प्लस आयन जो बनने का जो प्रोसेस होता है ये एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए उल्टा करा जाता है। वाटर के अंदर स्लोली, वाटर के अंदर स्लोली विद कॉन्टिन्यूस स्टेयरिंग, धीरे 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 एसिड ऐड करा जाता है विद कॉन्टिन्यूस स्टेयरिंग। स्टेयरिंग का मतलब धीरे धीरे चलाते रहते हैं और वो डालते रहते हैं। वो स्टेयर करने का रीजन ये होता है कि जो हीट निकल रही होती है वो एकदम से ऐसे बाहर ना आके वो एरिया वाइज स्प्रेड आउट हो जाती है, एरिया वाइज स्प्रेड आउट हो जाती है, तो वो दूर दूर फैल जाएगी, एक जगह से एकदम से ज्यादा कंसेंट्रेशन हीट की रिलीज नहीं होगी। याद रखिएगा सर, इन केस ऑफ डाइल्यूशन एसिड इज एडेड टू वाटर, एसिड इज एडेड टू वाटर, कभी भी एसिड में पानी नहीं डालना है। आ रही है बात समझ में? पक्का आ रही है बात समझ में? एक टॉयलेट्स को क्लीन करने के लिए एक एसिड आता है, ठीक है, और आता है, ठीक है, टॉयलेट्स को क्लीन करने के लिए एक एसिड आता है, उसको ना आप देखना, अगर आप कभी किसी ये इनको बुलाते हो ना, आजकल आते हैं ना अर्बन क्लैप वगैरह से आते हैं बेटा, आप कभी भी देखना कि ये एसिड लेके आते हैं अपने साथ कंसंट्रेटेड। कैसा? कंसंट्रेटेड। और बेटा अगर वो डाइल्यूट कर रहे होते हैं ना, तो वो हमेशा कैसे डाइल्यूट करते हैं, वो एक बॉटल के अंदर पहले थोड़ा सा एसिड डाल लेते हैं, ठीक है, और फिर आपसे कहेंगे कि आप कोई बड़ा सा एक मतलब कोई बकेट दे दीजिए जो आपकी जो ज्यादा यूज ना होती है, उसके अंदर खूब सारा पानी ले लेते हैं, और फिर बहुत धीरे धीरे एसिड डाल रहे होते हैं, थोड़ा सा डाला फिर रुक गए, थोड़ा सा डाला फिर रुक गए, थोड़ा सा डाला। आ रही है बात समझ में? और फिर वो पूरा एक काफी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बन जाता है, फिर उस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को वो क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी वहां पर भी वो क्या कर रहे हैं, क्या वो एसिड में वाटर ऐड कर रहे हैं? नहीं, किसमें ऐड कर रहे हैं? वाटर में एसिड ऐड कर रहे हैं, ठीक है, दोनों चीजें डिफरेंस है, दोनों चीजों के अंदर डिफरेंस है, और दोनों चीजों के डिफरेंस की क्यों रिक्वायरमेंट है वो बात मैंने आपको समझा दी। आ गई बात समझ में? बोलिए सर, आ गई बात समझ में? वेरी गुड। तो देखिए एनसीईआरटी पेज नंबर 24 की एक स्टेटमेंट भी है, the process of dissolving an acid or a base in water is highly exothermic one। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है ना, तो याद रखिएगा, और डाइल्यूशन इसी पूरे प्रोसेस को कहा जाता है। अब देखो जैसे जैसे आप जितना ज्यादा, देखो मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। देखो अब इसका क्या मतलब है, आप जितना ज्यादा एसिड डाल, जितना ज्यादा वाटर ऐड कर रहे हो, मैंने कहा ये हाईली डाइल्यूटेड है, ये लेस डाइल्यूटेड है। मान लीजिए मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन के लिए मैंने कहा कि ये हाईली डाइल्यूटेड है, दूसरे सॉल्यूशन के लिए मैंने कहा कि ये लेस डाइल्यूटेड है। तो जो हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है उसके अंदर पानी ज्यादा है, जो लेस डाइल्यूटेड है या फिर मैं उसे कंसंट्रेटेड भी बोल सकता हूँ, उसमें कंपैरेटिवली वाटर की क्वांटिटी कम है, ठीक है। तो जो ज्यादा डाइल्यूटेड है यानी कि जिसके अंदर ज्यादा वाटर की क्वांटिटी है, उसके अंदर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ आयन कैसी होगी? कम हो जाएगी। आ रही है ना बात समझ? क्यों? पानी ज्यादा हो गया, कंपैरेटिवली आयंस कम है, तो जिसकी वजह से पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ आयंस होगी वो कम होगी। देखिए एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम पर एमएल या फिर पर लीटर के हिसाब से अगर हम देखेंगे, आप जितना वाटर ऐड करते जाओगे वो उतना ज्यादा डाइल्यूटेड होता जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस कम होती जाएगी। आ गई बात समझ में? बोलिए सर, पक्का आ गई बात समझ में? इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। और ऐसे ही एसिड्स और बेसिस को हम क्या बोल रहे होते हैं? डाइल्यूटेड एसिड और अ बेस। ठीक है, डाइल्यूटेड एसिड और डाइल्यूट बेस। पक्का आ गई बात समझ में? हाँ जी सर। अब इसके बाद हम अब सॉल्ट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, एसिड और बेसिस के बारे में बस इतना ही था। ओके, थैंक यू एवरीवन।